बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है और इसमें आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 6C, पीछे मैं एक्सरसाइज 6B तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है जी, आज हम सी करेंगे। इसमें जो है हमारे पास कुछ टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है हमारे पास, इसके अलावा कमीशन वगैरह, इस तरह प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा ताकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो आसान हो जाए। सबसे पहला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपकी जो इनकम है उस पर जो अप्लाई किया जाता है वो हमारा इनकम टैक्स होता है। ठीक हो गया। इसकी अगर डेफिनेशन में आप लोग देखें तो ये डेफिनेशन है आगे पेज नंबर 84 पे। इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज अ टैक्स ऑन द एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल इनकम पर जो हमारे टैक्स अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं इनकम टैक्स। अच्छा, और इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है एग्जेम्प्ट इनकम और दूसरी इनकम होती है टैक्सेबल। जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है ना, इसके ऊपर जो टैक्स होता है, नॉट द टाइप ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स द गवर्नमेंट अलाउज पीपल हुज अर्न सर्टन टाइप ऑफ इनकम exclude those amount from the annual income. Such income is called exempt income. तो वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है। और टैक्सेबल इनकम यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें टैक्स जो है वो दिया गया हो। एक वो इनकम जिसमें से टैक्स अदा करके बाकी पैसे बचते हैं उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया। इसी तरह जो है हमारे पास आगे चलें तो हमारे इधर होती है प्रॉपर्टी टैक्स है। तो प्रॉपर्टी टैक्स में अगर आप देखें यानी कि वो कहता है वो टैक्स होता है जो कि दी टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी के मद में हम जो है टैक्स अदा करते हैं उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसलिए बस मैं ज़रा थोड़ी थोड़ी गाइडेंस दे रहा हूँ कि कौन कौन से टैक्स होते हैं। इसी तरह जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल टैक्स क्या होता है? द टैक्स पेड बाय अ बायर टू द सेलर ऑन द सेलिंग प्राइस इज़ कॉल्ड अ जनरल। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो ख़रीदने वाला है ना वो सेल करने वाले को टैक्स पे करता है, टैक्स अदा करता है, और बाद में वो जो सेलर है ना वो टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये टैक्स गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन चूंकि वो ख़रीद रहा है तो वो जो बंदा सेल कर रहा है ना, जो चीज़ सेल कर रहा है उसी को वो टैक्स दे देता है ख़रीदने वाला। तो वो जो सेलर है ना फिर वो बाद में गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसको कहते हैं जनरल सेल टैक्स होता है ये। ठीक है, तो आगे इसके बाद है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में VAT, और ये आपके MCQs में भी आ सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि इसको VAT लिखा जाता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स इज़ द जनरल टैक्स, ये एक जनरल टैक्स होता है विच इज़ अप्लाई टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो ये हमारे तजारती जो सरगर्मियाँ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? प्रोडक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विस, खिदमात जो फ्राहम की जाती है उसके लिए जो चीज़ें टैक्स अदा किए जाते हैं वो इसमें ऐड होता है जी। तो आगे हम देखेंगे इसका कमीशन वगैरह जो होते हैं हमारे। कमीशन इज़ द फी गिवन टू सेल्स पर्सन और एजेंट फॉर हिज सर्विस। यानी जो एजेंट होते हैं, बाज़ औक़ात हम कोई जगह सेल करवाते हैं तो उसके लिए जो एजेंट होता है, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो सेल करके जो हमें सर्विस फ्राहम करते हैं, आसानियाँ हमारे लिए करते हैं, तो उनको फिर हम उसमें से कमीशन दे देते हैं। ठीक हो गया, ये कमीशन होता है हमारा। और आगे आ जाती है ज़कात। तो ज़कात का तो चूँकि हम मुसलमान हैं तो ज़कात का हमें पता है कि इस्लाम ने हमें 2.5% जो है वो ज़कात निकालने को कहा गया है। तो ये तो फिक्स है ना, ये हमें याद होनी चाहिए अच्छे से चीज़। ठीक है, तो ये कब अप्लाई होता है? यहाँ पे देखें, ये डू यू नो एवरी मुस्लिम हुज ओन वेल्थ इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ 7.5 तोला ऑफ गोल्ड
ठीक है, यानी 7.5 तोले उसके पास सोना हो। और फिर आगे कहता है 52.5 तोला ऑफ सिल्वर, जो चांदी है वो 52.5 तोला हो, और हाँ ये चीज़ें यानी इसके पास हो, इस तरह से उसके ऊपर ज़कात जो है वो अप्लाई हो जाती है। ज़कात हर बंदा नहीं दे सकता होता। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है उशर। उशर भी एक ज़कात का ही एक चीज़ है, लेकिन ये अप्लाई होता है जो ज़कात है वो माल जो हमारे पास है उसके ऊपर अप्लाई होता है, और जो उशर है वो एग्रीकल्चर एसेट जो हमारे पास होते हैं उस पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन में उशर इज़ अ टैक्स दैट अप्लाइड ऑन अ मुस्लिम्स एग्रीकल्चर एसेट्स। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होता है। और 10% इसके ना दो तरह के ये उशर होते हैं, एक 5% होता है और एक 10% होता है। ठीक है, 5% जो है ना वो तब अप्लाई होना है जब आर्टिफिशियल मीनिंग वगैरह हो, आर्टिफिशियल कोई काम, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि लैंड इरीगेटेड बाई आर्टिफिशियल मीन्स वाटर इज़ obtained फ्रॉम अ ट्यूबवेल, यानी ट्यूब वेल से पानी हम लगाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो उसके लिए वो टैक्स दा गवर्नमेंट को जो है वो सिर्फ 5% ही देंगे। ठीक है, और वो जो हम स्ट्रीम, रिवर्स, अंडरग्राउंड वगैरह स्प्रिंग के ज़रिए हम जो पानी लगाते हैं तो उसको उस पर जो है वो 10% हमें उशर देना पड़ता है। ठीक हो गया, ये अलग-अलग उशर याद रखना है कि अगर आर्टिफिशियल है, ठीक है, तो उस पर 5, और अगर कुदरती है तो उस पर हम जो है 10% उशर देंगे। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास कुछ टैक्सेस के हवाले से बातें और इस एक्सरसाइज के हवाले से। तो अब हम इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल इजीली आप लोगों ने इसको समझना है, बहुत आसान है। कहता है द पोर्शन ऑफ टोटल इनकम ऑन विच द टैक्स रेट इज़ अप्लाइड टू कॉल्ड, यानी वो कहता है जो टैक्स अदा किया हुआ रेट होता है वो क्या होता है, वो टैक्स पेड हमारे पास इनकम होती है। ठीक है ना, उसको आप कहेंगे कि ये टैक्स पेड है। ठीक है, टैक्स पेड इनकम। और इसी तरह आगे दूसरा पार्ट है उशर इज़ द टैक्स ऑन दी डैश ऑफ अ मुस्लिम। तो अभी मैंने इसकी चीज़ बताई कि टैक्स जो है उशर जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, हमारे एग्रीकल्चर जो हमारे है ना एग्रीकल्चर ऑफ दी, इधर आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एसेट्स। ठीक है, आगे है तीसरा पार्ट, इफ़ दी इनकम टैक्स इज़ अ 2% पर्सन अर्निंग अ सैलरी ऑफ 10 लाख पेज इनकम टैक्स ऑफ, यानी उसको कितना इस 10 लाख पे अगर 2% का उसको टैक्स देना हो तो वो कितने पैसे जो है वो पे करेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए किस तरह से करेंगे कि 2/100 मल्टीप्लाई 10 लाख। ठीक हो गया, इसके 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दे, 2 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 20,000 जो है इसका आंसर आ जाएगा कि उसको 20,000 जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह चौथा पार्ट द एब्रीवेशन VAT स्टैंड्स फॉर, अब VAT का मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इधर आपने इसके स्पेलिंग जो है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास है इसका पांचवा पार्ट, कहता है सिंपल डिस्काउंट इज़ रिडक्शन ऑन दी डैश प्राइस। ठीक है, वो हमें ये कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर यानी कि कौन सी प्राइस होती है जिसमें से रिडक्शन की जाए डिस्काउंट में, तो क्या होता है वो मार्क प्राइस होता है। ठीक है, उसकी प्राइस में वो होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर रिडक्शन की जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक हो गया। तो द इनकम दैट इज़ नॉट टैक्सड इज़ कॉल्ड फ्री इनकम।
वो कहता है ऐसा यानी कि जो फ्री इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं होता, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसको हम लिखेंगे कि दिस इज़ आ ट्रू। फ्री इनकम के ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता है। जिसको एग्जेम्प्टेड इनकम भी कह सकते हैं। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5। वो कहता है कि द रेट ऑफ ज़कात का जो रेट है वो 2.5% है। तो मैंने अभी अभी बताया कि 2.5 है, तो इसलिए इसको मैं कहूँगा कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जनरल सेल्स टैक्स इज़ पेड बाय द सेलर टू द बायर। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी अभी मैंने कहा कि जनरल सेल टैक्स जो होता है वो पेड बाय बायर टू दी सेलर, यानी कि जो ख़रीदने वाला है ना वो सेलर को पैसे देता है, ठीक है, टैक्स के। ये जनरल सेल टैक्स होता है। जो ख़रीद रहा है कोई चीज़ वो सेल मैन को पैसे देता है जो सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये इसने उल्टा लिख दिया है, इसलिए दिस इज़ अ फॉल्स। अच्छा, इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज प्रॉपर्टी ही गेट्स द कमीशन। अ पर्सन सेल्स हिज प्रॉपर्टी, अगर उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है और वो सेल कर रहा है उसको, तो ही गेट्स दी कमीशन। तो वो उसके ऊपर कमीशन क्यों लेगा? वो सारे के सारे पैसे उसके ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है। वो तो एजेंट्स वगैरह, अभी मैंने वो कमीशन के बारे में आपको पढ़ाया। तो वो एजेंट जो होते हैं जो हमें सर्विस देते हैं, हम उनको जो है प्रॉपर्टी सेल करने के जो है वो कमीशन देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो खुद आदमी जो है वो सेल कर रहा है तो वो क्यों कमीशन लेगा? तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। वो खुद ही तो सेल कर रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। वैल्यू एडेड टैक्स इज़ पेड एवरी टाइम व्हेन गुड आर सोल्ड। वैल्यू एडेड टैक्स इज़ पेड टाइम व्हेन गुड्स और, हाँ बिल्कुल, गुड्स और सोल्ड, बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ अ ट्रू, ठीक हो गया। आगे जी हमारे पास 6 वाला पार्ट, द मार्क प्राइस इज़ द प्राइस आफ्टर डिडक्शन सिंपल डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो होता है वो आफ्टर डिडक्शन सिंपल डिस्काउंट। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि सिंपल डिस्काउंट में से वो मार्क प्राइस निकलता है। जो डिस्काउंट का फार्मूला है वो है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करते हैं कि मार्क प्राइस तब आएगा जो डिस्काउंट में सेल प्राइस जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इफ़ दी मार्क प्राइस इज़ 200, अगर वो कहता मार्क प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ हो एंड द डिस्काउंट रेट 10%, दी सेलिंग प्राइस इज़ 180। अच्छा जी, इसे ना हम ऐसे नहीं बता सकते, इसको सोल्व करना पड़ेगा कि मार्क प्राइस 200 है और डिस्काउंट परसेंटेज जो है यानी MP जो है ना मेरे पास वो कितना कह रहा है 200, और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो है मेरे पास 10%। वो कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो मेरी 180 आनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है ना। ये देखें, तो हम देखते हैं कि कैसे 180 आते हैं। तो इसके लिए ना मुझे, आपको पता है कि डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, तो सेलिंग तो वहाँ से आना ना। तो मैं ऐसा करूँगा, इसमें ना डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट मेरे पास है 10 इक्वल टू डिस्काउंट हम इधर से निकाल रहे हैं और मार्क प्राइस है मेरे पास 200 मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 इस साइड पे ला के डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 20 हो जाएगा। डिस्काउंट जो है ना मेरे पास आ गया 20। अब चूँकि मेरे पास मार्क प्राइस है, उसने कहा सेल प्राइस 180 होनी चाहिए, तो वी नो दैट, इधर लिख के आप क्या करेंगे इसको, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस, अभी मैंने फार्मूला एक बताया सेल प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट मैंने अभी निकाला है 20, मार्क प्राइस है मेरे पास 200 और सेल प्राइस वैसे का वैसा। इसको उठा के इस साइड पे ले आए सेल प्राइस, तो 200 में से -20 कर दें तो आपके पास 180 सेल प्राइस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है
चूँकि ये ऐसे पता ही नहीं चलना था, इसको सोल्व करना ज़रूरी था, तो आप भी सोल्व करके देखिएगा तो फिर समझ आनी है कि ये ट्रू है या फॉल्स। एंड पे कहता है कि ज़कात इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, बिल्कुल सही बात है कि कंपल्सरी है, ये आम है सब के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 जो था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है सुमेरा ड्रा मंथली सैलरी ₹35,000 इफ़ द इनकम टैक्स रेट इज़ 5%। वो कहता है अगर टैक्स रेट याद रखनी है कि जो इनकम टैक्स रेट होता है ना वो एनुअल सैलरी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। एक महीने की जो सैलरी है ना उसको हम पूरे साल पे जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारे पास आ जाए, फिर उसका 5% निकाल देते होते हैं, ठीक है। हाउ मच इनकम टैक्स डज दी पे इज़ इन अ ईयर, तो साल बाद वो कितना टैक्स पे करेगा इनकम टैक्स पे। तो क्या करेंगे, मेरे पास जो गिवन डाटा है ना मंथली सैलरी में, मंथली सैलरी कितनी है उसकी 35,000, ठीक हो गया। और जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट वो है 5%, ठीक हो गया। अब उसने हमें जो शर्त रखी है वो कहता है कि एक साल का जो पे है कितना करेगा। तो पहली तो बात ये है कि ये है मंथली सैलरी, तो मैं पहले इनकम 1 ईयर जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है। इनकम ऑफ 1 ईयर, तो एक साल की इनकम बनाने के लिए मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगा 35,000 के साथ, ठीक हो गया। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 35। चूँकि हमें कैलकुलेटर अलो नहीं है इसलिए हम जो है इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे अलग से, 0 0 0 5 2 10 1 कैरी 3 2 6 और 1 7, फिर 0 0 0 5 1 5 5 0 0 0 0 2 और ये 42, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास 4,20,000 यानी कि हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक साल की इनकम आ जाएगी, ओके हो गया जी। अब हमने इसके ऊपर 5% जो है वो निकाल लेना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इनकम टैक्स क्या होगा कि उसने 4,20,000 उसने पैसे 5% के हिसाब से उसने निकालने हैं। तो याद रखिएगा परसेंटेज का हम 100 लगा लेंगे, ठीक है। और चूंकि 5% निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें आप, 42 मल्टीप्लाई 5, 0 0 5 2 10 1 कैरी 5 4 20 और 121। तो 21,000 जो है ना उसको पे करना पड़ेगा साल का। इनकम जो टैक्स है ना वो कितना पे करना पड़ेगा 21,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन 4 है। इसमें मैंने सिर्फ डाटा लिखा हुआ है चूँकि मैं इधर से आप लोगों को दिखा देता हूं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो गिवन डाटा है वो कितना मिला है उसके मुताबिक हमने जो है वो काम करना होता है, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आ न्यू टैक्स लॉज स्टेट दी एनुअल सैलरी इनकम अप टू 1 लाख इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऐसी अमाउंट मैंने कहा था जिसके ऊपर जो टैक्स है वो अप्लाई नहीं होता, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमने पढ़ा, ठीक है। अब दूसरी वो ये कह रहा है कि इफ़ दी जवेद अर्न मंथली सैलरी 40,000, ठीक है, 40,000 यानी वो एक महीने की जो सैलरी है वो 40,000 ले रहा है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स बाय हिम एनुअली, अज्यूम दी इनकम टैक्स रेट इज़ 4%,
ठीक है। तो यहाँ पे जो मंथली सैलरी है वो 40,000 है और इनकम टैक्स जो है वो 4% है। ठीक हो गया। तो चूँकि अब एक ऐसी बीच में अमाउंट आ गई है जो कि जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होना, हम इसको ना इस अमाउंट में से निकाल देंगे। लेकिन कब निकाल लेंगे? जब 1 साल की वो अमाउंट, पहले 1 मंथ सैलरी बना लेते हैं, ठीक है, 1 ईयर सैलरी, 1 साल की सैलरी के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक हो गया। तो 12 4 48, ठीक है। और फिर हमारे पास आ गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे पास आ जाएगा। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो लगाएंगे रिमेनिंग अमाउंट। 4,80,000 माइनस 1 लाख, ठीक है। 4,80,000 में से आपने ना 1 लाख रुपया निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 3,80,000। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई है। अब इसके ऊपर हमने इनकम टैक्स जो है वो अप्लाई करना है। तो इधर लिखें इनकम टैक्स इक्वल टू कितना है? 4% है, उसका हम 100% का 100 लगा लेंगे और 3800, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 × 3800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इधर मल्टीप्लाई करवा लें। रफ पे आपने करवाने हैं, आपने उसी शीट के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, याद रखिएगा। 400, 8 4 32, 3 कैरी और 4 3 12 और 3 15। ठीक हो गया जी। 15,200, ठीक हो गया ना। मुझे लगा शायद 1 लाख है। तो वो साल का जो पैसे हैं वो कितने देगा? 15,200 रुपये इनकम टैक्स जो है वो पे करेगा। ठीक हो गया जी। आगे इसका जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखें, इसमें भी मैंने गिवन डाटा लिखा हुआ है, लेकिन खैर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये इधर से बता देता हूँ कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। ठीक हो गया। तो देखें, स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं लेक्चर लेते हुए। स्टेटमेंट अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हमें डाटा जो है वो क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, वो समझ नहीं आएगी। ठीक है। साद मेक्स एन एनुअल इनकम, उसकी सालाना इनकम कितनी बनती है? 50 लाख। ठीक है। ये उसने लिखी हुई है। ठीक है। इफ़ दी पेस ₹7,50,000 इज़ इन इनकम टैक्स, व्हाट इज़ दी इनकम टैक्स रेट। अभी उसने ना हमें थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन कर दिया है कि हमें इनकम टैक्स साल पूरे की निकाल के 50 लाख रुपया दे दिया है। तो मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। हमारे पास जो एनुअल इनकम है ना पूरे साल की, वो ये है 50 लाख, और जो टैक्स अदा करने के बाद अदा करना है, पे करना है, वो है 7,50,000। ठीक है। अब चूंकि हमने इनकम टैक्स जो है वो फाइंड करना है, तो याद रखिएगा उसको किस तरह से लिखना है। इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स पेड, जो कि टैक्स पे करना है, और डिवाइडिंग बाय एनुअल इनकम। ठीक है, जो टोटल इनकम है वो। और इसको किस तरह से लिखेंगे? देखें, हमारे पास जो इनकम टैक्स पेड है वो है 7,50,000। ये देखें 7,50,000 मैंने ऊपर लिख दिया, चूँकि डिवाइड का मतलब होता है नीचे ऐसे डिवाइड करना। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें पता है। और जो एनुअल इनकम है वो 50 लाख है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और चूँकि परसेंटेज हमने लेके आनी है, तो साथ में 100 भी इसके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो 100 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने ना ये 5 के टेबल में कट किया है। सबसे पहले क्या काम किया है, ये 2 3 4 ज़ीरो, इन 4 ज़ीरो से कट हो गए हैं। ओके हो गया। और बाकी जो हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, वो वैसे मैंने वो 2 ज़ीरो कट नहीं किए थे, लेकिन 100 के साथ मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है। 15 5 टाइम 75 और 100 5 टाइम 500 हो जाएगा। ये देखें। ठीक है। मैंने उसको अलग से फिर लिखा 15/100 मल्टीप्लाई ये वाला जो 100 है। ठीक है। ये 2 ज़ीरो
इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 15 बच जाएगा। तो 15% जो हमारी इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है? 15%। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है इसका क्वेश्चन 6 में कहता है हैदर ओन अ फैक्ट्री। अच्छा, हैदर जो है उसकी फैक्ट्री की जो वैल्यू है ना, दैट हैज़ वैल्यू, वो कह रहा है रुपीज़ 20 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, यानी 20 करोड़ जो है इसकी वैल्यू है। इफ़ दी प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, अगर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर 2% टैक्स अप्लाई हो, हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड हैदर पे, तो वो कितना टैक्स जो है उस प्रॉपर्टी का पे करेगा। तो सीधी सी बातें हैं, वो आप लोगों ने समझ लेनी है। चूँकि सीधा उसने टैक्स देना है तो इजीली आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। इधर लिखें इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल टू 2/100 और मल्टीप्लाई 20 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। ठीक हो गया। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। तो ये मुझे लगता है 1 ज़ीरो ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा, इसमें भी ये वाला नहीं होगा, क्योंकि टोटली हमारे पास 8 जो है वो ज़ीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। ठीक है, ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो बचते हैं, तो वो हमने इधर लिख लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़ार 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास 40 लाख रुपए 20 करोड़ का वो टैक्स जो पे करेगा ना, प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे करेगा? 40 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन 7। वो कहता मिस्टर इमरान ओन्स 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वर्थ। 2 प्लॉट है इसके पास और उसकी जो वर्थ है वो एक जैसी है। दी प्रॉपर्टी टैक्स रेट 2%, उसके ऊपर 2% टैक्स अदा कर रहा है। इफ़ शी पेड 15,000 एज दी प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर, अगर वो कहता है उसने 15,000 रुपये जो है टैक्स अदा किया हो, तो देन व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ दी प्लॉट ऑन ईच प्लॉट। इधर उसने ना 2 प्लॉट का रेट बताया है, हम 2 प्लॉट के निकाल के उसमें से ईच प्लॉट का ना जो है वो निकाल लें। वो कहता है एक प्लॉट का जो है ना वो वैल्यू कितनी है। ठीक है, यानी उसकी कीमत टोटल कितनी है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, जब याद रखना है, अभी तक हमने जो सोल्व किया था वो था हम टैक्स पे जो करते थे वो अमाउंट निकाल रहे थे। अभी हमने वैल्यू ऑफ फैक्ट्री निकालना है। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास टैक्स पे किया हुआ ये इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ और डिवाइड ये जो 2% है वो नीचे डिवाइड करवा देंगे। ठीक हो गया, उल्टा काम होना है। याद रखिएगा, अगर हम पैसे उसके निकाल रहे हैं टैक्स के पैसे निकाल रहे हैं, तो ये जो 2% है ये 2/100 हो जाता है। और अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसी प्लॉट की या प्रॉपर्टी की, तो ये 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू, अब ये चीज़ कट कर देते हैं 52 टाइम, तो हमारे पास बच गया 50,000 × 50। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें बच गई हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो है इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर ही रफ पे मल्टीप्लाई इसको करवा लेता हूँ मैं। 0 0 × 5 0 0 0 25 2 कैरी 5 1 5 और 2 7, तो 0 0 0 0 5 7।
तो हमारे पास 7,50,000 ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी की रेट आ गया, उसकी वैल्यू आ गई प्रॉपर्टी की, ठीक है, उस प्लॉट की। तो ये मेरे पास आया है टोटल का। तो चूँकि उसने कहा था ईच प्लॉट, तो मैं इधर लिखूँगा यानी अलहदा उसने कहा था ना, हमारे पास दो प्रॉपर्टी की ये रेट था मेरे पास, यानी दोनों जो प्लॉट है ना उनका ये रेट आया है। तो चूँकि उसने एक का पूछा है तो मैं इधर लिखूँगा ईच प्लॉट रेट वैल्यू लिख लें, ठीक है, ईच प्लॉट वैल्यू। तो इसको जो है 7,0,0,0 इसको डिवाइड करवा दें 2 के साथ, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो इस एक प्लॉट की वैल्यू हो जाएगी। 3 2 जार 6 और 7 2 जार 14, फिर 5 2 जार 10, 1 2 3 तो 3,75,000। तो ये मेरे पास आ गया जी ईच प्लॉट का रेट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।